सभी लोग आ गए क्या? तो अभिजीत, प्रेजेंट सर। अजय, अलवावली, अलवावली, अलका, प्रेजेंट सर। अमृतांशु मिश्रा, गौतम कुमार, प्रेजेंट सर। गौतम कुमार प्रेजेंट। ज्योति सिंह, ऋषिराज, प्रेजेंट सर। शिवाबिंद, प्रेजेंट सर। शिवांग सिंह, प्रेजेंट सर। सुचिता जैन, प्रेजेंट सर। सौम्य रंजन कुंडू, सौम्य रंजन कुंडू, विजय कुमार, यस सर। विजय राजोतिया, प्रेजेंट सर। विजय कुमार आ गए हैं। यस सर। लैब में क्यों नहीं थे? सर पेपर था। अच्छा, अजय और अलबाब अली आए क्या? प्रेजेंट सर। अलबाब। अजय, ज्योति सिंह, प्रतीक, प्रेजेंट सर। प्रतीक प्रेजेंट। अभिनीत, प्रेजेंट सर। अभिनीत प्रेजेंट। गरिमा, प्रेजेंट सर। निखिल, प्रेजेंट सर। सुधांशु मिश्रा या सुधांशु वर्मा, प्रेजेंट सर। सुधांशु वर्मा प्रेजेंट। पूजा, प्रेजेंट सर। रवि प्रजापति, प्रेजेंट सर। सूर्यभान कुमार, प्रेजेंट सर। हरीश्वर प्रसाद, प्रेजेंट सर। हरीश्वर प्रसाद प्रेजेंट सर। सुधांशु रंजन, प्रेजेंट सर। उत्कृष्ट गोस्वामी, प्रेजेंट सर। अनिरुद्ध प्रताप, अनिरुद्ध प्रताप, रजत सिंह, प्रेजेंट सर। राज कपूर, यस सर। ज्योति सिंह, अजय शुक्ला, अमृतांशु मिश्रा। कोई आए? तो जो आज ये टॉपिक है मशीन में, वही है जिसके लिए तुम लोग अभी पिछले क्लास में परेशान हो रहे थे। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही? यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ मैंने पिछली क्लास में सब बताया था कि
what is the DC machine? Simply it has one DC field in the stator. There are two types. In one machine the DC field may be in the rotor, and out runner may be the armature. ठीक है, आउट रनर मोटर होती है. जो इन रनर मोटर होती है तो रोटर में आर्मेचर होता है. ठीक है, और एक स्टेबल फील्ड होता है, स्टेशनरी फील्ड, तो वो स्टेटर में होता है. सो आउट रनर मोटर में आउटसाइड आर्मेचर होगा, इन रनर में इनसाइड आर्मेचर होगा. ठीक है, तो जनरली जो है जहाँ भी मशीनें हैं तुम्हारी लैब में हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में हैं, मोस्टली जो तो डीसी मशीन्स इस कंस्ट्रक्शन में देखी जाती हैं इन रनर में. ओके, तो इन रनर में जो सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन होता है वो 2 पोल है एंड 1 सिंपल प्लेनर कॉइल है which has 2 conductors, 2 coil sides, and 1 coil side may have a large number of conductors. Suppose it is situated in one slot and it may contain 300, 400 tons, 160 tons, कुछ भी हो सकता है. So 1 coil is formed by this. Okay. तो एक जितने कंडक्टर होंगे तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितना कहलाएगा कि एक जैसे कि 150 टन्स हैं एंड 2 कॉइल साइड्स आर देयर, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने होंगे 150 into 2. ओके, और कॉइल साइड्स कितनी होती हैं, 1 कॉइल साइड में 2 कॉइल साइड्स होती हैं, एक कॉइल में 2 कॉइल साइड्स होंगी. तो सिंपली दिस इज द कंस्ट्रक्शन, simple construction, and I had told the equivalent circuit how to assume these armature and field circuit as two different circuits. This is a simple closed loop circuit. Voltage and current is given from supply, and here also the field voltage is given to the field coils. Okay, and 2 fields are interacting together to generate the torque. Okay, so here you have seen the basic equation for field and this basic equation for armature coil. ये तो समझ में आ गया था ना, पिछली बार मैंने बताया था. Yes sir. Yes sir. इसमें एक फ्लक्स लिंकेज वेरिएशन के कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, दैट में बी दिस फ्लक्स लिंकेज, ये डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स लिंकेज इन्वॉल्व्स द LDI as well as the rotor मतलब मोशन जनरेटेड वोल्टेज. ठीक है, बैक ईएमएफ. तो LDI प्लस IDL मतलब क्या हुआ, ओमेगा, ये जो L is varying with the angular position, तो उसमें जब हम DL करते हैं IDL, तो L को हम वो करेंगे, मीन्स L is taken the derivative with the time. तो यहाँ पे 2 वोल्टेज वैल्यूज आ गई. ठीक है, ठीक है, ये dL/dt यहाँ से निकालेंगे. ये एक फील्ड के लिए है, सेल्फ, जो फील्ड में जो करंट है इट सेल्फ, और जो आर्मेचर में जो करंट फील्ड को इफेक्ट करती है, क्योंकि देयर इज अ म्यूचुअल इफेक्ट ऑफ द फ्लक्स ऑन बोथ द वाइंडिंग्स. करंट दोनों वाइंडिंग्स में फ्लो हो रही है, एक में फील्ड वाइंडिंग, एक में आर्मेचर वाइंडिंग. दैट विल इम्पैक्ट द अदर वाइंडिंग्स ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल. तो जो फ्लक्स लिंकेज ऑफ फील्ड, टोटल फ्लक्स लिंकेज विल बी ड्यू टू द current in the field itself and current in the armature winding. Similarly, the flux linkage of field winding, armature winding will be affected by the current of field as well as its own current, armature current. यहाँ से आप ये देख सकते हैं, you have the maximum flux linkage in between the 2 coils is when the angle between both the axis
ऑफ कॉइल्स इज 0, मतलब दोनों कॉइल का एक्सिस अगर 0 है तो फ्लक्स लिंकेज क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फ्लक्स लिंकेज मैक्सिमम होने की कंडीशन क्या होती है कि अगर हम ये बना रहे हैं, यहाँ पे ये N है, ठीक है, और ये S है, और दूसरी कॉइल में ये N है और S है, तो दोनों का इसका फ्लक्स यहाँ से निकलेगा और फिर इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि S N को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से जो फ्लक्स है ये N से निकलेगी, S में जाएगी और फिर N से निकलेगी, तो टोटल जो फ्लक्स है वो एडिटिव हो जाएगा। एडिटिव होने के लिए क्या है कि द N ऑफ दिस वाइंडिंग एंड S ऑफ दिस वाइंडिंग हैज पाई डिग्री। मतलब एक ही अगर यहाँ पे हम जो स्टेटर N पोल बना रहे हैं और जो रोटर का S पोल है और रोटर का N पोल, because we are taking the axis of the rotor is this and the axis of stator यहाँ पे ये हो गया, तो उसके बीच में जब पाई डिग्री होगा, मतलब ये जो हम एक्सिस जूम करते हैं इधर ना होकर, ये एन एक्सिस इधर ना होके, दोनों आपस में 0 डिग्री ना होकर ये पाई डिग्री बनाएंगे, या कि एन से एस का जो रिलेशन है, ठीक है, वो सामने एन और एस आ जाए तो पाई डिग्री कहलाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होने के लिए ये पाई डिग्री के बराबर होगा, एन एस के सामने और एस एन के सामने होगा। उस कंडीशन में थीटा आर इक्वल टू पाई, समझ में आ गए। तो थीटा आर इक्वल टू पाई पे जो वैल्यू है वो एल हो जाएगी बिटवीन द फील्ड एंड आर्मेचर, मतलब फील्ड की जो कॉइल है, ये फील्ड की जो कॉइल यहाँ पे है, करंट गई इनसाइड और फिर ये कॉइल बन रही है, तो इसका जो फ्लक्स है, और यहाँ से जब ये एन बन रहा है तो ये एस बन रहा है, इसका फ्लक्स एडिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, एन के सामने एस होना चाहिए, ठीक है। तो थीटा आर इक्वल टू पाई होगा। जब एन के सामने एन होगा उस कंडीशन में क्या होगा, ये सपोज दिस इज द आर्मेचर वाइंडिंग, okay, and current is upwards and current is downwards here. This is the axis of axis is downwards here, okay, आर्मेचर वाइंडिंग का एक्सिस डाउनवर्ड्स है, और जो ये आपका रोटर फील्ड है उसमें भी एक कॉइल बनी हुई है, ठीक, तो उसमें 0 डिग्री है, तो क्या होगा, 0 डिग्री है तो उसकी भी एक्सिस यहीं पे बनेगी नीचे ही, यहाँ पे थीटा आर इक्वल टू 0 डिग्री है, उस कंडीशन में एन यहाँ पे बनेगा और इसका भी एन यहाँ पे बनेगा। अब देखो दोनों का एन एक डायरेक्शन में नहीं हो सकता क्योंकि रिपल्स करेगा, तो उस कंडीशन को बचाने वो करने के लिए, मतलब रिपल्सन ना हो, तो एन सामने जब आएगा एस के, तो उस कंडीशन में ही ये एलाइन होगा। एलाइन किस कंडीशन में होता है, जब म्यूचुअल इंडक्टेंस और फ्लक्स को पास होने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, वही होती है मिनिमम रिलक्टेंस मैक्सिमम इंडक्टेंस की कंडीशन। तो ये एन एक्चुअली यहाँ भाग जाएगा इधर और एस आ जाएगा इसके सामने, तो जो 0 डिग्री वो पाई में चला गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में ये अलाइन रहेगा। मतलब कि अगर आर्मेचर हमारा क्या बना रहा है, आर्मेचर का फ्लक्स यहाँ से निकल रहा है इसे पेरीफेरी में, तो रोटर का एस यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे अगर आर्मेचर का एन बन रहा है, पेरीफेरी से निकल रहा है एयर गैप में, तो रोटर का एस उसके सामने आ जाएगा। वो कंडीशन होगी मिनिमम रिलक्टेंस और मैक्सिमम इंडक्टेंस की कंडीशन, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। यस सर। यस सर।
ये माइनस एल cos थीटा आर का क्या मतलब है, यहां से आप समझ गए होंगे। ठीक है, फील्ड कॉइल से जो एक्सिस बनती है और आर्मेचर कॉइल से जो एक्सिस बनती है, दोनों एन और एन है, वो थीटा आर इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस एल। ठीक है, लेकिन अगर मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, प्लस एल। ये सबसे मिनिमम है माइनस एल, मतलब निगेटिव। ठीक है, और यहाँ पे प्लस एल का मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव, मतलब कि फ्लक्स को ऐड करेगा वो। तो दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन आर्मेचर एंड फील्ड। एल एफ और एल एफ ए बोथ आर द सेम। ठीक है, आपस में एक ही इफेक्ट होगा। Here this is the rotational EMF that is generated due to the rotation. In case of we are not supplying any voltage, any current to the motor, तो वो केवल क्या करेगा, अगर कोई स्पीड से वो रोटर अपने आप स्पीड से काइनेटिक एनर्जी है या कि प्राइम मूवर से हम एनर्जी दे रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, देन ड्यू टू द एनर्जाइजेशन ऑफ फील्ड and due to the prime mover or free energy available in the rotor inertia, a voltage will be induced in the terminals. ये तो वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इन विच कंडीशंस द वोल्टेज विल बी मैक्सिमम एंड वोल्टेज विल बी मिनिमम। तो वोल्टेज मिनिमम किस कंडीशन में होगा, जब वो कम्यूटेटर बार्स शार्ट हो जाते हैं। कम्यूटेटर बार जब शार्ट होंगे तो यहाँ से ये शार्ट हुआ, ये शार्ट होने से ये पूरा यहाँ शार्ट हो गया, और ये शार्ट होने से पूरा ये। सो अप्लाइड वोल्टेज बिकम्स 0। और इसी जो शार्ट सर्किट बनता है, तो बिकॉज ऑफ द शार्ट सर्किट अलोंग द सप्लाई वोल्टेजेस, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज के बीच में जो शार्ट सर्किट होता है, ठीक है, समटाइम्स द वाइंडिंग्स में भी बिटवीन दिस, ठीक है, इसके बीच में दो कम्यूटेटर के बीच में जो वाइंडिंग रहती है, उसका वोल्टेज यहाँ से शार्ट हो जाता है सपोज। ठीक है, तो ये वोल्टेज जो शार्ट होता है, देयर इज आर्किंग, दैट इज अनअवॉइडेबल इन द डीसी मशीन्स। ये कुछ ना कुछ एक्सटेंट में रहती ही है कम्यूटेटर मशीन्स में, बट दिस रिजल्ट्स इनटू द voltage drop and reduced efficiency in the DC machines. तो हम जनरली ब्रूस को बहुत पतला रखते हैं। ब्रूस को बहुत पतला रखने से क्या होता है कि बहुत कम टाइम के लिए ओवरलैप होगा दोनों में। सपोज अगर हमें चौड़ा ब्रूस रख देते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो क्या होगा, ये बहुत टाइम के लिए शॉर्ट सर्किट रहा आएगा, है ना। तो हमेशा हम ब्रूस की जो आप विड्थ रखते हैं वो पतली रखते हैं, सो दैट देयर इज लेस टाइम फॉर शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो ब्रूस की डिजाइन जनरली आप देखे होंगे ये ऐसे रहती है, और ये जो शाफ्ट की डायरेक्शन होती है ये है। ठीक है, तो हम ब्रूस को ऐसे रखते हैं, मतलब ये पतला होता है यहाँ पे, लेकिन लंबाई ज्यादा होती है, सो दैट इट कैन कलेक्ट द मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो ये लंबाई ज्यादा रखते हैं हम, और ऊंचाई इसलिए ज्यादा रखते हैं सो दैट टर्मिनल्स हो इसके बीच में ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस ना हो, तो मतलब ये आर्किंग इसकी फेलर ना हो। ये भी और लंबे समय के लिए चले, क्योंकि ये डे बाय डे यहाँ पे वियर एंड टियर होता रहता है, तो ये लंबा रखते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन द ब्रूस इज शेप्ड लाइक दिस। ये पतला रहेगा, ये डायमेंशन कम रहेगा, ये ज्यादा लंबा रहेगा, और ये ज्यादा रहता है। तो एरिया तो हमारा बढ़ गया, लेकिन लेंथ, ये जो क्रॉस एरिया होती है, क्रॉस लेंथ, वो उसका टाइमिंग कम हो जाता है आर्किंग का। ठीक है, तो ड्यूरिंग द कम्यूटेशन पीरियड वोल्टेज रिड्यूसेस टू 0 हियर। ठीक है, होप PPT is being shared properly. तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, क्रॉस आता है, क्रॉस पीरियड, तो
क्रॉस पीरियड के पहले देखो, पहले कंडीशन ये है और थीटा एंगल यहाँ पे है, क्रॉस हुआ यहाँ पर ये वाला, तो वोल्टेज रिड्यूस हुआ 0 को। ये पहले वाली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है जब वोल्टेज 0 को रिड्यूस हो गया। देन मोटर इज मूविंग, रोटर इज मूविंग फॉरवर्ड, तो द थीटा इज चेंज्ड। तो इसका जो 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 दोनों का बीच में जो गैप है, दो कम्यूटेटर बार्स के बीच में, वो पॉइंट यहाँ आ गया। एंड द थीटा आर विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी एक्सिस, हम स्टेशनरी एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो ये मानते हैं, तो उससे थीटा आर यहाँ पे चला गया पॉजिटिव में। सो हियर साइन थीटा, यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी मैक्सिमम वोल्टेज की, वो ये हो गया। ठीक है, सो दिस इज अ रेक्टिफाइड वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज रिवर्सल होता है इनसाइड दिस कंडक्टर्स, द वोल्टेज इज एसी। इन कंडक्टर्स में तो वोल्टेज, ये जो टर्मिनल वोल्टेज जनरेट होता एसी है, बट आफ्टर द मैकेनिकल अरेंजमेंट दैट इज कम्यूटेटर, दिस इज रेक्टिफाइड। ठीक है, तो जो ये वोल्टेज है दैट कम्स अबव। ठीक है, सो वन particular brush will collect always the particular polarity of the voltage, or in case of motor, one particular brush will provide always the particular polarity of voltage, and it will then converted to AC using the commutator, and it will go to the rotor conductors। यहाँ तक समझ आ गया पूरा ये? हेलो? यस सर। अब ये जो है ये डिफरेंट मतलब 2 लेयर मशीन्स के लिए है, 2 लेयर हैं और बहुत सारे नंबर ऑफ कंडक्टर हैं। ठीक है, सपोज कि हम यहाँ पे हमने लिया, तो हम एक वाइंडिंग अगर एक क्वाइल रखते हैं, यहाँ पे एक क्वाइल है, ठीक है, और एक क्वाइल हम ना रख के और हम बहुत सारी क्वाइल्स हम रखते जाते हैं, कि सपोज कि हम एक ये भी क्वाइल रख लिए, ठीक है, एक और क्वाइल रख लिए हमने ये, ठीक, तो क्या होगा कि जो टोटल एमएमएफ है यहाँ पर, वो इसके इस कंपोनेंट के और इस सेकेंड क्वाइल के इस कंपोनेंट के और थर्ड क्वाइल के इस कंपोनेंट के बराबर होगा इधर पे फ्लक्स, और इधर पे क्या होगा एन और एस यहाँ पे होगा। सपोज कि ये प्लस अप साइड करेंट्स हैं, ये अप साइड करेंट्स हैं, और यहाँ पे डाउन साइड करेंट्स हैं, सब डाउन साइड हैं, तो एक्सिस आपकी कहाँ बनेगी, यहाँ पे सपोज। तो ओवरऑल जो मैक्सिमम इफेक्ट है यहाँ पे, तो इस क्वाइल का जो इफेक्ट है वो इस एक्सिस पे मैक्सिमम होगा, एन ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, लेकिन ये कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, ये एन ऑफ साइन थीटा, मतलब अगर यहाँ पे थीटा 0 हो गया तो 0 कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कि जो एकदम वर्टिकल वाइंडिंग है दैट विल नॉट कंट्रीब्यूट इन द फ्लक्स। अगर इसमें कोई करंट जा रही है तो एकदम ये सेम एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो इसमें ये फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगी। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ टर्न्स कैसा होता है साइन थीटा में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिफरेंट बाइंडिंग्स विल कंट्रीब्यूट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, तो जो अलग अलग एक्सिस में होंगे वो अलग अलग वोल्टेज जनरेट करेंगे। सपोज वी आर कलेक्टिंग द वोल्टेज एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो इस पॉइंट पे वाइंडिंग A4 A1 है, A1 डैश पे हमने कलेक्ट किया है। उसके बाद है, आप ये देख सकते हैं कि A3 डैश और जो नेक्स्ट वाइंडिंग है ये A1 डैश, इसके बीच का डिग्री कितना है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है, फेज मतलब जो स्पेस डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द वाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट जो उनका वेवफॉर्म है आउटपुट वोल्टेज का, वो शिफ्टेड रहेगा। तो एक इंडिविजुअल वाइंडिंग ये देती है, एक इंडिविजुअल वाइंडिंग ये दे रही है। अब ये अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो जहाँ पे ये मिनिमम में जाएगा वहां पे ये मैक्सिमम वाला प्रोवाइड कराएगा,
ठीक है। अब एक और वाइंडिंग सीरीज में कनेक्टेड है सपोज, तो जहां पे ये डाउन जा रहा है और ये भी डाउन है, उस समय इसका मैक्सिमम वोल्टेज एपियर होगा। तो ऑलवेज द वोल्टेज एपियर्ड बिटवीन द टर्मिनल विल बी लाइक दिस। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं कि सपोज इट इज वर्किंग एज जनरेटर इंड्यूस्ड वोल्टेज देयर, सो इट इज मूविंग अंडर द फील्ड। तो ऑलवेज वेयर एवर द ब्रूस यहाँ पर है तो यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज होगा। अब हमेशा जैसे ब्रूस एक्सिस हमने शिफ्ट कर दी, ठीक है, तो वो एडवांस कंडीशन में चला गया। मींस ब्रूस एक्सिस हमने 22.5 डिग्री शिफ्ट किया, तो ये एक गैप आ गया यहाँ पे। देखिए पहले हमारा ब्रूस एक्सिस यहाँ था, हमने 22.5 डिग्री शिफ्ट कर दिया, तो ब्रूस एक्सिस के पहले ही वो मैक्सिमाइज हो रहा वोल्टेज। ठीक है, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्रूस शिफ्टिंग। जो है ब्रूस की एक्सिस पे जो मैक्सिमाइज होना था वो पहले ही मैक्सिमाइज हो रहा है, लीड कर रहा है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि जो पहले यहाँ पे इसका जो गैप है वो कितना था, 45 डिग्री सपोज, तो अब ये 45 प्लस 22.5 हो गया है। मीन्स ये लीड करने लगा है। इसके बीच का गैप जो है, हमने ब्रूस शिफ्टिंग किया तो ये वोल्टेज पहले ही लीड कर, मतलब पहले ही द टाइमिंग में पहले ही वो जाके मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और ब्रूस के आने तक उसमें कुछ डाउन वोल्टेज होगा। तो ये सिंपल सर्किट दिखाया है दो सिंपल डीसी मशीन का। और कल हमने यहाँ पे लास्ट किया था दैट मोर कॉम्प्लिकेटेड लो पावर मोटर्स आर लाइक दिस। तो बहुत सारे कम्यूटेटर बार्स हैं और ए नंबर ऑफ स्लॉट्स आर देयर। ये एक्चुअली स्लॉट ऐसे रहती है, यहाँ पे यू कैन सी। ठीक है ना, स्लॉट हमेशा नीचे से बंद रहेगा इससे। तो एक कम्यूटेटर, ये जो कंडक्टर्स हैं उसको इनकॉर्पोरेट करती है स्लॉट्स। ठीक है, ताकि ये ड्यूरिंग द फोर्स दे आर नॉट रिमूव्ड। तो यहाँ पे दिस इज वेरी स्मॉल लेयर गैप, हियर यू हैव द सम इंसुलेशन बिटवीन द कोर एंड कंडक्टर्स। तो आप ये देखते हैं कि हम चाहें तो ऐसा भी वाइंडिंग कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पे हमने वाइंडिंग किया और ये वाले को इसमें दिया, फिर ये वाले को इसमें दिया, फिर ये वाला गया इसमें, और फिर यहाँ से वाइंडिंग किया और इसमें गया। दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग इज आल्सो डन। समटाइम्स वी वांट टू चेंज द फॉरवर्ड पिच। तो अभी इसमें कितनी थी फॉरवर्ड पिच, कितनी थी, ठीक है ना, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड पिच होती है। अब इसमें क्या हुआ कि जब 7 एंड 7 डैश, तो यहाँ फॉरवर्ड पिच कितनी है, सपोज करंट इज गोइंग हियर, तो बैकवर्ड पिच यहाँ से आई, ऊपर निकला करंट और दूसरे कम्यूटेटर से यहाँ गया। फॉरवर्ड पिच कितनी है, 2 स्लॉट की फॉरवर्ड पिच है और 3 स्लॉट की बैकवर्ड पिच है। अब ये जो 6 डैश है तो ये यहाँ पे गया, तो बैकवर्ड पिच कितनी है, 3 स्लॉट की, और फॉरवर्ड पिच यहाँ पे जाएगा ये 5 में, और फिर 5 से कनेक्ट होगा, तो बैकवर्ड पिच 5 में आ गया। मीन्स हमेशा जो भी हम कॉइल का दौरान लेते हैं, सपोज 7 डैश लिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे 2 कम्यूटेटर बार्स के बीच में हमने उसको कनेक्ट कर दिया। तो नेक्स्ट वाइंडिंग क्या होगी, नेक्स्ट वाइंडिंग यहाँ से कनेक्ट हो रही है, दूसरे कलर से हम दिखा देते हैं इसको। नेक्स्ट वाइंडिंग इज यू हैव दिस। ठीक है, तीसरी वाइंडिंग कैसे आएगी, तीसरी वाइंडिंग यहाँ से बनी, ये यहाँ से तीसरी वाइंडिंग है, और ये गई 5 डैश ये वाली। ठीक है, तो जब एक बार करंट यहाँ से हमारी स्टार्ट होती है, यहाँ से हमने कार्बन ब्रूस से करंट दिया, ठीक है, कार्बन ब्रूस हैज हाई कंडक्टिविटी बट
it has variable wear and tear capability. कम्यूटेटर wear and tear नहीं होगा, लेकिन कार्बन ब्रूसेस wear and tear हो जाएंगे. तो we can add the different copper components in the carbon so that it can better provide the conductivity and hardness, and it can also wear and tear in place of commutators. ये कार्बन ब्रूसेस से हम यहाँ पे करंट गई हमारी, तो यहाँ से एक फील्ड बना इधर को, ठीक, ओके. और ये करंट गई, सेम वही करंट यहाँ से गई, तो ये करंट यहाँ से चली गई, ये कॉइल कंप्लीट हो गई नीली वाली, ब्लू कलर. तो एक फील्ड, उसका इफेक्टिव फील्ड किधर बना, इधर को, ठीक. और वही करंट जो ये ब्लू कलर से आई तो ये ग्रीन में चली गई, और उसका इफेक्टिव फील्ड ये बना, ठीक है. अब हाफ पोर्शन में तो ये एन बन गया. अब ऐसे ही ये जो दूसरी करंट है जो कलेक्ट हो रही है, ये चली जाएगी किसमें, दूसरे पार्ट में, तो वहाँ पे इधर को फील्ड बनाएगा. तो इस टाइप से टोटल जो है, टोटल फील्ड इज एडेड बाय ऑल द क्वाइल्स, ठीक है. अब देखो यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है, इसके द्वारा इस डायरेक्शन में कम फील्ड कंपोनेंट है, और इस वाइंडिंग के नीली वाली वाइंडिंग से यहाँ पे ज़्यादा फील्ड कंपोनेंट है. तो अगर हमारा जो स्टेटर में जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये है, और यहाँ पे स्टेटर का फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ये है, तो ये 90 डिग्री में जनरेट हो रहा है, और यहाँ पे टॉर्क जनरेट होगा, ओके. तो यहाँ पे वोल्टेज इक्वेशन की बात कर रहे थे कि ड्यू टू द वेरिएशन इन LFF होता है ना, RF प्लस LSI, तो ये P की जगह जैसे सपोज कि वी आर यूजिंग द डेरिवेटिव d/dt, इसको S भी यूज कर सकते हो, R प्लस LS, ठीक है. तो P टर्म यूज किया हुआ है, d/dt के लिए यहाँ पे किया है. इसको अगर आप S डोमेन में करना चाहते हैं तो VF ब्रैकेट में S RF प्लस SLF ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे अगर वेरिएबल फील्ड करंट है, वेरिंग फील्ड करंट है, तो VF इक्वल टू RF प्लस L DIF बाई dt LFF, ठीक है. तो अब ऐसे ही इसमें आर्मेचर वोल्टेज विल बी अफेक्टेड बाय द, आर्मेचर वोल्टेज जो है उसमें दो कंपोनेंट होंगे, एक तो ड्रॉप होगा ड्यू टू द आर्मेचर करंट. अगर आर्मेचर करंट नहीं जाती है, लोड नहीं लगा है मोटर में, जनरेटर में लोड नहीं लगा है इलेक्ट्रिकल लोड, और मोटर में मैकेनिकल लोड नहीं लगा है, तो आर्मेचर करंट जीरो होगी. सपोज ओपन सर्किट, जनरेटर ओपन सर्किट है और मोटर जो है तो नो लोड है, उस कंडीशन में करंट कोई ड्रा नहीं हो रही है. तो जो भी फील्ड अवेलेबल है, सपोज फील्ड फ्लक्स हमने दिया हुआ है IF, तो जो भी अगर स्पीड से ओमेगा आर स्पीड पे चल रहा है तो एक वोल्टेज इंड्यूस होगा. अब अगर किसी भी स्पीड पे एज अ मोटर भी रन कर रहा है, तो जब भी स्पीड होगा, जब भी फ्लक्स होगा, तो एक बैक EMF जनरेट करेगा ही करेगा. सो दिस इज द रोटेशनल EMF दैट इज अपोजिंग द अप्लाइड वोल्टेज VA. तो टोटल अप्लाइड वोल्टेज विल फेस द इंड्यूस्ड वोल्टेज एंड द रेजिस्टिव एज वेल एज इंडक्टिव ड्रॉप. तो ये रेजिस्टिव इंडक्टिव ड्रॉप आर्मेचर करंट के कारण होगा, दूसरी सर्किट का जो है. यहाँ पे आप दो सर्किट के बीच का इंडक्टेंस आप जानते हैं कि L12 इक्वल टू N1 N2 अपॉन रिलक्टेंस बिटवीन द बोथ द वाइंडिंग्स, ओके. तो यहाँ पे ये सिंपल इक्वेशन है, LAF इक्वल टू NA NF एंड रिलक्टेंस बिटवीन द फील्ड एंड आर्मेचर, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? यस सर. है कि लोग? यस सर. यस सर, है सर. तो ये तो पुराना इक्वेशन था, सिंपल. यू कैन बेटर अंडरस्टैंड दिस, ठीक है.
इंडक्टेंस इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस, है ना, यही होता है ना। यस सर, यही होता है। तो यहाँ पे दो, अगर वही केवल वही वाइंडिंग के बारे में हम इंडक्टेंस की बात करें, सेल्फ इंडक्टेंस, तो एन स्क्वायर अपॉन रिलक्टेंस हो जाएगा। अगर दो वाइंडिंग के बीच की हम बात कर रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, जैसे यहाँ एल ए एफ है आर्मेचर और फील्ड के बीच का, तो एन ए एन एफ, मतलब दोनों का टर्म्स मल्टीप्लाई होता है, एन स्क्वायर नहीं होता वहां पे, वहां एन ए एन एफ या कि एन वन एन टू, ऐसा, ठीक है, एन वन एन टू अपॉन रिलक्टेंस। यहाँ पे आप देखिए सिंपली हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे आई एफ का मल्टीप्लाई किया, तो ये अब उसने रिप्लेस किया हुआ है। अगर अगर हम सपोज कि हम कांस्टेंट फील्ड ले रहे हैं, कांस्टेंट फील्ड मतलब मैग्नेट ले रहे हैं अगर, सो दैट विल बी इक्वल टू सम म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सम करंट ऑलरेडी। तो जो फ्लक्स है मैग्नेट में वो किसी भी करंट के इक्विवेलेंट होगा। सर्टेन करंट अगर इतना एस्टेब्लिश करते हैं तो इतना फ्लक्स उसमें कंटिन्यूअस एस्टेब्लिश होता रहेगा। तो इन केस ऑफ परमानेंट मैग्नेट्स वी एज्यूम के वी इक्वल टू एल ए एफ आई एफ, ठीक है। ये परमानेंट मैग्नेट डीसी मशीन हैज नो फील्ड सर्किट, ओनली के वी इज एज्यूम्ड। यहाँ पे देखिए यू कैन सी द टॉर्क इज always due to the interaction of the field flux and armature flux। अगर यहाँ सैचुरेशन है, देखो यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली क्या होता है कि φ1 टॉर्क जो होता है φ1 और φ2 दो फ्लक्सेस के म्यूचुअल रिलेशन पर टॉर्क जनरेट होता है, ठीक है। अब φ1 यानी फील्ड फ्लक्स तो एल ए एफ आई एफ है, ठीक है, और आई ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है आर्मेचर फ्लक्स को। लेकिन सपोज कि अगर जब तक लीनियर है, जब तक लीनियर रिलेशनशिप है आई ए का, आई ए का लीनियर रिलेशनशिप होने पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो फ्लक्स है वो बढ़ेगा। लेकिन सर्टेन वैल्यू ऑफ आई ए अगर हम बढ़ाते जाते तो फ्लक्स नहीं बढ़ता, सैचुरेशन आ जाता है। तो टॉर्क में भी क्या होगा, ड्यू टू दी सैचुरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, हम आर्मेचर करंट बढ़ाएंगे भी तो आर्मेचर फ्लक्स नहीं बढ़ती है ना, ऐसा होता है। तो दैट इज कॉल्ड द सैचुरेशन। तो उसके कारण से टॉर्क भी नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हमें मतलब फ्लक्स करंट हम बढ़ाते जाएंगे तो ओनली लॉसेज विल बी देयर एंड सैचुरेशन, ड्यू टू सैचुरेशन द मोटर विल नॉट जनरेट द अप्रोप्रिएट टॉर्क। तो दिस इज यू कैन बेटर नो। लेक्चर है भी। तो यहाँ से आप ये सिंपल, ये दिस इज सिंपल इक्वेशन फॉर बैलेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क इंड्यूस्ड बाय द मोटर, और that inside the rotor inertia and viscous friction, and this is the load torque। तो एक मोटर है, तो ये मोटर के अंदर का जो रोटर का इनर्सिया है उसमें विस्कस फ्रिक्शन वगैरह में पूरा उसका टोटल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क अगर मोटर जनरेट करती है तो वो किसमें, रोटर की इनर्सिया में चला जाएगा और प्लस जो लोड कनेक्टेड है, ठीक है, समझ गए। तो दिस इज बैलेंस इक्वेशन फॉर द जनरेटेड पावर। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन्स आर एक्सप्लेन्ड हियर एंड सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, दिस इज फॉर सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। अभी हम जो वहाँ पे सब बता रहे थे वहाँ पे अभी सिंपली उस व्यू में आप इसको स्टडी कीजिए। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या होता है, एक आर्मेचर के सर्किट में अलग वोल्टेज हमने दिया जो हम 240 दे रहे थे वहाँ पर, और फील्ड में हमने 150 वोल्ट दिया। ये समझ में आ रहा ना? यस सर। तो ये अब उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो दिस इज द सेपरेटली एक्साइटेड। यहाँ पे हमने एक वोल्टेज लगाया है
ठीक है, 150 वोल्ट का। और जो मशीन का पैरामीटर है, फील्ड का पैरामीटर ये है कि 150 वोल्ट पे वो रेटेड है, मतलब उससे ज़्यादा करंट नहीं होना चाहिए, 150 वोल्ट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं हम, फ्लक्स बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, उससे ज़्यादा करंट ज़्यादा रहेगी तो जल जाएगी। यहाँ पे 240 का मतलब है कि इससे ज़्यादा जो भी रेजिस्टेंस रेटेड वगैरह है, स्टैंड स्टिल कंडीशन में कोई बैक ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, इसलिए टोटल वोल्टेज होगा V/R। ठीक, कोई डायनेमिक करंट नहीं, शुरू में हम डायरेक्ट स्टेप वोल्टेज दे दिए, तो जो मैक्सिमम करंट है V/R जनरेट होगी। तो ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए वोल्टेज कि ये वोल्टेज इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि आर्मेचर करंट जला दे आर्मेचर को। तो ये भी रेटेड वोल्टेज होता है और ये भी रेटेड वोल्टेज ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो आप जब भी सप्लाई आप देते हो तो अगर फील्ड में फील्ड वोल्टेज 150 दिए हो तो आर्मेचर फील्ड वाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो वो जो करंट होगी IF विल बी इक्वल टू VF1RF, IF ये फ्लो होगी उसके बीच में, ठीक है। हम क्या करते हैं, करंट पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, और जो RF होता है वो किसी भी सर्किट का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। हमारा कंट्रोल किस पे होता है, अप्लाइड वोल्टेज पे। अगर कोई भी हम वोल्टेज बदलेंगे तो करंट बदलेगा, ठीक है। और करंट जो ड्रॉन है दैट इज द नेचुरली डन बाय द सिस्टम इटसेल्फ। अगर RF इतना है और हम 150 का वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो IF ही लेगी वो, VF1RF, ठीक है। तो करंट कंट्रोल करने के लिए हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हम चेंज करते हैं तो एक तरह से यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप होकर यहाँ पे वोल्टेज बदलता है, तो फिर वही कंडीशन आएगी, वी कैन ओनली चेंज द एक्सटर्नल इनपुट, वी कैन नॉट चेंज द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स, सिस्टम पैरामीटर्स, ठीक है। ऑनलाइन में हम वाइंडिंग का पैरामीटर्स नहीं बदल सकते। तो अब अगर हम आर्मेचर की बात करें तो VA विल रिजल्ट इनटू द resistive drop plus induced voltage, resistive drop plus नो लोड इंड्यूस्ड वोल्टेज। नो इंड्यूस्ड वोल्टेज हो, किसी लोड पे हो, किसी भी RPM पर हो, RPM पे डिपेंड करेगा, और फील्ड फ्लक्स कितना मजबूत है कितना कम है उस पर डिपेंड करेगा। तो यू कैन सी दैट द IA इज गिवन बाई आर्मेचर करंट कितनी लेगा वो, आर्मेचर करंट इक्वल टू VA माइनस क्या आएगा, ओमेगा R LAF बाई ओमेगा R LAF IF बाई RA। ये हो गया IA, इतना करंट ये आर्मेचर खींचेगा। इफ मोटर इज रोटेटिंग एट ओमेगा R RPM, IF उसकी फील्ड करंट है, ठीक है। LAF इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन आर्मेचर एंड फील्ड, and the resistance of the armature circuit is RA, and the applied voltage in the armature circuit is VA, then the current drawn by the circuit will be given by this equation। ये तो सिंपल है, आपको इतना समझ में आ गया, ये समझ आ गया सर। यस सर, यस सर। अब देखो शंट कनेक्टेड की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखो, वहां पे हम VF इक्वल टू RF IF लिखते थे, यहाँ पे VA इक्वल टू RF IF हो गया। इसका मतलब दिस इज इक्वल टू VF इक्वल टू VA, मतलब कि सेम वोल्टेज सोर्स से हम फील्ड भी एनर्जाइज किए हुए हैं और सेम वोल्टेज से हम आर्मेचर भी एनर्जाइज किए हुए हैं, ठीक। ये दिख गया, ये प्लस और माइनस, ये जो VA है यही फील्ड के बीच का अप्लाइड वोल्टेज है और यही आर्मेचर के बीच का अप्लाइड वोल्टेज है। सो VA इक्वल टू RF IF इक्वल टू VF। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर। अब टोटल करंट जितनी जाती है वो फील्ड में भी चली जाती है और आर्मेचर में भी चली जाती है। तो टोटल करंट प्रोवाइडेड फ्रॉम द सप्लाई IT here
you can see one current will be IF। ये हम शंट की बात कर रहे हैं। शंट मोटर का मतलब क्या होता है? शंट मोटर मतलब कि जो भी फील्ड है एंड आर्मेचर दोनों टर्मिनल को एक ही सप्लाई से हम देते हैं। सेपरेटली एक्साइटेड में क्या करते हैं, ये जो फील्ड का टर्मिनल है वो दूसरे सोर्स से देते हैं। इट में बी इक्वल आर अनइक्वल टू द आर्मेचर वोल्टेज, ठीक है। तो इसका सप्लाई सिस्टम अलग होता है, इसका सप्लाई सिस्टम अलग होता है इन केस ऑफ सेपरेट। और शंट कंडीशन में क्या होता है, बोथ फील्ड एंड आर्मेचर आर फेड फ्रॉम सेम सोर्स। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे हमने 240 वोल्ट दे दिया, 240। अब रेटेड इसका कितना है, 150। रेटेड 150 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें डाइवर्टर लगाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, सो दैट इट कैन रिड्यूस द वोल्टेज। तो अगर ये हमारा 240 आ रहा है, यहाँ पे हम वो करके रिड्यूस करके, और इसको हम चाहते हैं कि यहाँ पर 150 ही पहुँचे, ठीक है। तो इसको हमको एप्रोप्रिएट वोल्टेज, एप्रोप्रिएट रेजिस्टेंस इतना लगाना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया? सपोज आर्मेचर वाइंडिंग की, इसकी फील्ड वाइंडिंग की रेटिंग है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, ठीक। और उसका जो ओम है वो कितना है, 0.5 ओम, सॉरी फील्ड वाइंडिंग का ओम ज़्यादा रहता है तो 100 ओम, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 1/1 एम्पियर इंटू 100, मतलब 100 वोल्ट ये बना, ठीक है। 100 वोल्ट ड्रॉप हो गया तो 100 वोल्ट ड्रॉप होने पे 140 वोल्ट मिलेगा, ठीक, समझ गए। तो अगर 1 एम्पियर रेटिंग है और हमें 150 वोल्ट चाहिए है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये रेजिस्टेंस एडजस्ट करना पड़ेगा, सो दैट ये जो 100 ओम का है इसको आप रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। तो शंट कनेक्टेड कंडीशन में हम दोनों एक ही सप्लाई से लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन, द टोटल करंट फ्रॉम द सोर्स इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शंस, IF एंड IA। अब आपको टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क कैसे निकलता है, सिंपली आप यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू आती थी T इक्वल टू LAF IF IA, इतना होता है ना, क्यों, इतना ही होता है ना। यस सर। तो IF को आपने यहां से निकाल लिया, IF इक्वल टू VF अपॉन RF, या कि VF और VA एक ही हैं तो शंट कनेक्टेड में तो VA अपॉन RF। दिस इज नॉट द रिलक्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस, ओके, RF। तो यहाँ पे VA अपॉन RF रख लिए, और IA की वैल्यू कहाँ से रख लिए, जो हमने अभी निकाला था यहाँ से, ये वाला। अब IF जो है यहाँ पे, IF को भी आप VA अपॉन RF यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो VA कॉमन निकल जाएगा और बचेगा कितना, VA कॉमन निकलेगा तो ऊपर जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये VA अपॉन RF था और VA से मल्टीप्लाई हो गया एक और VA, ठीक है। और वहाँ जो करंट का जो था उसमें RA नीचे था, तो बचा 1 माइनस LAF अपॉन RF ओमेगा R। ये इक्वेशन अगर समझ में ना आ रहा हो तो हम बता देते हैं दोबारा कैसे आया। यहाँ पे सिंपली जो है T इक्वल टू LAF IF IA, यहाँ पे किया हमने LAF VA अपॉन RF, ठीक है, इंटू VA माइनस ओमेगा R LA
एफ आई एफ। तो आई एफ को हमने यहाँ पे चेंज कर दिया वी ए अपान आर एफ, और टोटल जो जब करंट निकल रही थी तो उसमें एक आर ए का टर्म नीचे आ जाएगा। ये पूरा करंट है, ठीक है ना, आई ए। क्लियर? तो यहाँ से वी ए निकाल लीजिए, बाहर निकलेगा एल ए एफ वी ए स्क्वायर अपान ये वाला आर ए और ये वाला आर ए, ठीक है, आर ए आर एफ इंटू 1 माइनस वी ए निकल गया, यहाँ से वी ए निकल गया तो आ गया एल ए एफ अपान आर एफ ओमेगा आर। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना? यस सर। यस सर। तो ये सिंपल सर्किट दिखा रहा है कि हाउ द शंट machine is connected. The same voltage source has been given to the RF field winding, field resistance जो भी है, external resistance field में जो हम लगाते हैं for controlling the rated voltage of this field winding। यहाँ पे देखिए RFX लिखा है, external resistance and field winding का itself resistance जो होता है, और यहाँ पे, ठीक है, this has connected in the same supply which has been given to the armature winding, ठीक है। सो दिस इज द शंट मशीन। तो वही जो वेव फॉर्म जो अपना हमारा टॉर्क का वैल्यू आया है, तो यहाँ टॉर्क की वैल्यू यहाँ निकाला हुआ है, ठीक है, दिस इज टी ई, और यहाँ पे निकाला है ओमेगा आर। तो उस इक्वेशन से टी ई और ओमेगा आर बदलेंगे तो दैट विल बी चेंजिंग। ओके, समझ में आया? तो ये ग्राफ मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे देखिए कि जब भी हम फील्ड देते हैं तो फील्ड देने से फ्लक्स, क्या फील्ड में फ्लक्स बढ़ता ही बढ़ता रहेगा? फील्ड में फ्लक्स बढ़ेगा नहीं, वो कुछ समय बाद सैचुरेट होगा। तो फील्ड फ्लक्स सैचुरेट होने के बाद क्या होगा? द इंड्यूस्ड वोल्टेज विल नॉट इंक्रीज, इट विल सैचुरेट। क्योंकि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? फ्लक्स पे, एक तरह से, ठीक है। तो फ्लक्स सैचुरेट हो गया तो आउटपुट इंड्यूस्ड वोल्टेज भी सैचुरेट हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द मैग्नेटाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओपन सर्किट आर्मेचर वोल्टेज। ओपन सर्किट का मतलब वी आर ओनली एनालाइजिंग इट एज जनरेटिंग मोड, वी आर नॉट गिविंग द सप्लाई, ठीक है। इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या है? फ्लक्स एक्साइटेशन जैसे हम बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे बदलता है? इन केस यू हैव द ओमेगा आर एल ए एफ आई एफ, ठीक है। तो ये जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है ई इक्वल टू होता है ना के आई ओमेगा आर। ये ओमेगा आर ये वाला है, और ये जो है ये के फाई एल ए एफ आई एफ के बराबर है। तो आई एफ बढ़ाने से जब फ्लक्स नहीं बढ़ रहा तो ये सैचुरेट हो गए के फाई टर्म। जब के फाई टर्म सैचुरेट हो गया तो इंड्यूस्ड वोल्टेज विल आल्सो सैचुरेट। तो सो नो लोड ओपन सर्किट आर्मेचर वोल्टेज दैट इज ई, इंड्यूस्ड वोल्टेज ई विल आल्सो सैचुरेट हियर। तो ये यहाँ तक समझ में आ गया? क्यों? यस सर। यस सर। ठीक है। अब सीरीज कनेक्टेड कंडीशन में क्या है ये बाद में देखना। हाँ, क्या बोल रहे हो सर? अब नेक्स्ट क्लास में सर सीरीज का। ठीक है, तो अटेंडेंस हो गई है, एक्सक्यूज मी सर, रिकॉर्डिंग हो गया है।